हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वीआर नॉवल स्टोरी पे। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई इस वीडियो को लाइक कर दू, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर दू। टू चलिए स्टार्ट करते हैं। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 33 महाराज धीरेन्द्र का आदेश। जब रुद्र ने देख कि महाराज और महामंत्री दोनों आश्चर्यचकित हैं तब उसने आगे कहा, महाराज आप लोग क्या सोच रहे हैं? जब महाराज और महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर रुद्र की तरफ देखने लगे। इसके बाद महामंत्री ने अपने चेहरे पर एक की मजबूरी से भरी मुस्कान के साथ रुद्र को देखते हुए बोले, दोस्त रुद्र, आपने जिन औषधियों का जिक्र किया है वह औषधि बहुत ही दुर्लभ हैं और इन सब को ढूंढने में हमें बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। जब रुद्र ने महामंत्री की बात सुनी तब उसने अपना सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, शक्तिनगर जैसे छोटे राज्य में ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको राजकुमार की जान बचाना है तो आपको ये सब ढूंढना ही पड़ेगा। फिर रुद्र कुछ समय रुककर आगे बोला, और महामंत्री जी, आपको ये सभी चीज 18 महीने के अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब रुद्र की बात महामंत्री ने सुनी तब उनके चेहरे पर और भी ज्यादा चिंता नजर आने लगी। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर आगे बोले, दोस्त रुद्रा, सिर्फ एक ही साल में हमें ये सब ढूंढना पड़ेगा, पर ऐसा क्यों? क्या इस एक साल के बाद ये सभी चीजों कोई काम नहीं आएगा? जब रुद्र ने महामंत्री की बात सुनी तब उसने महामंत्री से बोला, ऐसी बात नहीं है महामंत्री जी। ये सभी चीजों तो कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन राजकुमार के पास समय बहुत कम है। 18 महीने बाद इन सभी चीजों के मिलने पर आपके लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। जब महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उन्होंने रुद्र से आगे पूछा, दोस्त रुद्र, आपके कहने का क्या मतलब है? महामंत्री की बात सुनकर रुद्र बोला, महामंत्री जी, राजकुमार को जो जहर दिया गया है वह 18 महीने तक उनके शरीर में पूरा फैल जाएगा। इसके बाद राजकुमार को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, या फिर यूं कहूं लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जल्द से जल्द इन सामग्रियों का इंतजाम करें। जब महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तब उनके चेहरे पर परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। इधर महाराज भी बहुत ही ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। कुछ समय रुकने के बाद रुद्र आगे बोला, महाराज, मैं भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के बाद कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ आऊंगा। अगर तब तक आप उन औषधियों को प्राप्त कर पाए तो मैं आपके लिए वह गोली बना दूंगा। इसलिए प्रयास करें कि एक साल के अंदर उन औषधियों को ढूंढे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के बाद मुझे भी पता नहीं है कि मैं कब जहाँ आऊंगा। इसके बाद आपको किसी और से यह गोली बनवाना पड़ेगा। जब महामंत्री और महाराज ने रुद्र की बात सुनी तब उनके चेहरे पर हल्का निराशा का भाव आ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम समय में वे कैसे होना उन चीजों को ढूंढेंगे। फिर कुछ समय रुकने के बाद महामंत्री अपने चेहरे पर मेमोरी भरी मुस्कान लाकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, धन्यवाद दोस्त रुद्र, आपके सुझाव और सहायता के लिए। और हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे इन औषधियों को एक साल के अंदर प्राप्त करने के लिए। इसे सुनकर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर रुद्र ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से 2 गोली निकाला। फिर महाराज की तरफ देखकर बोला, महाराज, ये दोनों गलियां राजकुमार के लिए है। इनमें से एक गोली अंदरूनी जख्मों को भरने वाली गली है और दूसरी गोली राजकुमार के शरीर में उस जहर को कुछ समय के लिए राजकुमार के शरीर में खेलने से रुकेगी। फिर उसने आगे उन गोलियों को महाराज की तरफ बढ़ते हुए बोला, महाराज, जब भी राजकुमार होश में आए तब उनको ये गोली खिला दीजिएगा। जब महाराज ने उन गोलियों के बारे में सुना तब उनके चेहरे पर थोड़ा चिंता कम हा। फिर महाराज ने दोनों गोलियों के लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया। फिर रुद्र ने उन 2 गोलियों को महाराज के हाथ पर रख दिया। फिर रुद्र ने आगे बोला, महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। जब महाराज ने रुद्र के जाने की बात सुनी तब उनके चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान आ गई और फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर बोला, वैद्य रुद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी इस मदद के लिए। इसके बाद महाराज ने महामंत्री की तरफ इशारा किया। इसके बाद महामंत्री आगे बोले, दोस्त रुद्र आप कृपया मेरे साथ चले। इतना कहकर वो रुद्र को रास्ता दिखाने लगे। जब रुद्र ने महामंत्री की बात सुनी तो वह महामंत्री की तरफ जाने लगा। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार के कमरे से बाहर चले गए। इधर महाराज उन दोनों गोलियों का ध्यान से देख रहे थे और फिर उन्होंने मन ही मन बोला, विश्वरूप तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता कैसे भी करके इन सभी सामग्री को 1 साल के अंदर ढूंढ कर ही रहेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ को कसकर खींचा। इधर दूसरी तरफ रुद्र और महामंत्री दोनों राजकुमार के कक्ष से बाहर चले जा रहे थे। रास्ते में महामंत्री ने हिचकते हुए रुद्र से पूछा, दोस्त रुद्र अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर रुद्र बोला, पूछिए महामंत्री जी। जब महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तब उनकी जगह पर एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्र की तरफ देखकर पूछा, दोस्त रुद्र आपको ये कैसे पता चला कि राजकुमार के शरीर में कोई जहर भी है? जब रुद्र ने महामंत्री की बात सुनी तो उसने महामंत्री की तरफ देखकर बोला, महामंत्री जी मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच है कि राजकुमार के शरीर में जो जहर है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जाहिर सी बात है रुद्र ये तो नहीं कह सकता था कि उसके पास कई सारे ऐसे मंत्र हैं जिसकी वजह से वह कई सारी बीमारियों को चुटकियों में पहचान सकता है। इसके बाद भी उसके अपने पूर्वजों की यादों का वरदान प्राप्त है। जब महामंत्री ने रुद्र की बात सुनी तो उन्होंने मजबूरी में अपना सर हिला दिया। इसके बाद दोनों ऐसे ही बातें करते ही राजमहल के बाहर आ गए। इसके बाद महामंत्री ने रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बोले, अच्छा दोस्त रुद्र मैं आपके लिए एक घोड़ागाड़ी का इंतजाम कर देता हूँ। इस पर रुद्र ने अपना सर ना में हिलाते हुए आगे बोला, जी नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है महामंत्री जी, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर महामंत्री नहीं बोले, बस उनको विदा किया। फिर रुद्र और ध्रुव दोनों राजमहल से बाहर चले गए। उन दोनों के बाहर जाने के बाद प्रधानमंत्री राजमहल में वापस लौट आए और महाराज के पास चले गए। इधर महाराज उस कमरे में राजकुमार के पास ही थे। फिर वहां पर महामंत्री आ गए। ही महामंत्री ने महाराज से कहा, महाराज आप ज्यादा चिंता ना करें, हमें वह सभी चीज मिल जाएगा। जिस पर महाराज ने अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने वहां पर एक दासी को बुलाया और दासी से बोले, मीरा तुम्हें यहाँ पर हर वक्त रहना है, पर जब भी राजकुमार को होश आए तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना है, चाहे मैं जहाँ भी रहूं। जब उस दासी ने जिसका नाम मीरा था महाराज की बात सुनी तब उसने उनके सामने झुककर अपना सर हिलाकर बोली, जी महाराज। फिर महाराज और महामंत्री दोनों उस कक्ष से बाहर चले गए। रास्ते में महाराज ने प्रधानमंत्री से पूछा, महामंत्री जी आपको क्या लगता है, क्या उस वैद्य की गोली राजकुमार पर काम करेगा और क्या आपको यकीन है कि इससे राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? जब महामंत्री ने महाराज की बात सुना तब उन्होंने महाराज की तरफ देखकर बोले, महाराज मुझे ये तो नहीं पता कि आपके जहन में ऐसा सवाल क्यों आया, लेकिन जहां तक मैंने उस लड़के को देखा है तो वह आत्मा शक्तियां में मुझे भी बढ़कर लगता है, और इतनी ज्यादा आत्मा शक्ति सिर्फ एक दूसरे स्तर के वैद्य या उसके ऊपर के स्तर के वैद्य के पास ही हो सकता है, और मुझे इसके गुरु पर पूरा भरोसा है। आप खुद ही सोचिए, जिस वैद्य के एक पहले स्तर की गोली ने राजकुमार को इतना फायदा कराया है, तब उसके शिष्य में कुछ तो ऐसी बात होगी जो इतने बड़े वैद्य का शिष्य बनने के काबिल हो पाया है। और अगर आपको इस पर भी संदेह है तो हम उन दोनों गोलियों के असर के आधार पर यह जान पाएंगे कि उसके पास राजकुमार का इलाज करने के काबिल है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। जब महाराज ने महामंत्री की बात सुनी तब उन्होंने भी अपना सर हाँ में हिल दिया। फिर दोनों वहां से चले गए। उनके जाने की कुछ घंटे बाद राजकुमार के कक्ष में राजकुमार को धीरे धीरे होश आने लगा। जब वहां पर बैठी दासी ने ये देखा कि राजकुमार को होश आने लगा है तब उसने देर ना करते हुए महाराज के पास चली गई और उनको ये बात बताई कि राजकुमार को होश आ गया है। इसके बाद महाराज और महामंत्री दोनों राजकुमार की कक्षा में पहुंच आए। जब महाराज ने अपने बेटे को होश में आता हुआ देखा तब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने राजकुमार के पास जाकर बोले, विश्वरूप तुम्हें अब कैसा लग रहा है?
जब राजकुमार विश्वरूप ने अपने पिता की आवाज सुनी तब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखकर बोला, आप ज्यादा चिंता ना करें पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब महाराज ने राजकुमार की बातें सुनी तब उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। फिर उन्होंने देर ना करते हुए राजकुमार की तरफ वह दोनों गोलियां बढ़ाते हुए राजकुमार से बोले, बेटे विश्वरूप, तुम ये दोनों गोलियां खा लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। जब विश्वरूप ने अपने पिता की बात सुनी तब उसने उन दोनों गोलियों की तरफ देखा और फिर ज्यादा ना सोचते हुए उन दोनों गोलियों को खा लिया। उन गोलियों को खाने के बाद राजकुमार को धीरे धीरे नींद आने लगी। फिर राजकुमार धीरे धीरे सो गया। उन दोनों गोलियों को खाने के कुछ समय बाद पिछली बार की तरह राजकुमार के शरीर में उनक अंदरूनी जख्म धीरे धीरे भरने लगे, लेकिन इस बार राजकुमार के शरीर में अंदरूनी जख्म पूरी तरह से भर गया। दरअसल रुद्र ने इस बार पहले स्तर की नहीं बल्कि दूसरे स्तर बनाया था। जब उसने राजकुमार की हालत के बारे में सुना तब उसने वैद्य के दूसरे स्तर में पहुंचते ही उसने ये गोली बना लिया था। इस गोली का असर पिछली वाली गोली से 2 गुना अधिक फायदेमंद था, इसलिए जब राजकुमार ने इस गोली को खाया तब उसके सभी के सभी अंदरूनी जख्म पूरी तरह से भर गए। फिर कुछ समय बाद राजकुमार को होश आने लगा। जब राजकुमार को होश में आते हुए महाराज धीरेंद्र ने देखा तब उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। फिर उन्होंने इसी खुशी के साथ राजकुमारी की तरफ देखकर बोले, बेटे क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? जब विश्वरूप ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मुझे लगता है मेरे अंदरूनी जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब महाराज ने अपने बेटे की बात सुनी तब उनके चेहरे पर एक राहत का भाव आ गया। पर फिर राजकुमार विश्वरूप ने थोड़ा चिंतित होते हुए आगे कहा, पर पिताजी, मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। जब महाराज ने अपने बेटे की बात सुनी तब उनके चेहरे पर फिर से चिंता नजर आने लगी। जब महामंत्री ने राजकुमार की बात सुनी तब उन्होंने महाराज की तरफ देखकर बोला, महाराज आप चिंता ना करें, मुझे राजकुमार का निरीक्षण करने दे। इस पर महाराज ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर महामंत्री राजकुमार के पास चले गए और उनके कलाई को पकड़कर उनके शरीर की जांच करने लगे, जिससे उनको पता चला कि राजकुमार का पूरा अंदरूनी जख्म तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, पर उनके शक्ति भंडार में ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, जिसे देखकर महामंत्री के चेहरे पर है परेशानी आ गई। फिर उन्होंने महाराज की तरफ देखकर आगे बोले, महाराज, रुद्र ने जो भी कहा था वह सच है। जिस पर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। फिर महामंत्री आगे बोल, महाराज, मैंने जब राजकुमार के शरीर का जांच किया तब मुझे पता चला कि राजकुमार की शरीर के सभी अंदरूनी अंग से पूरी तरह से ठीक हो गया है, पर उनके शरीर में धीरे धीरे शक्ति की कमी हो रही है। इस बात से पता चलता है कि वह वैद्य बहुत काबिल वैद्य है और हमें उसके कहे अनुसार सभी चीजें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। जब महाराज ने महामंत्री की बात सुनी तब उनके चेहरे पर खुशी और मजबूरी दोनों नजर आने लगी। फिर उन्होंने महामंत्री की तरफ देखकर आदेश देते हुए बोले, मुख्यमंत्री, आज के आज ही हमारे शाही कर्मचारी तथा हमारे मित्र राज्यों से उन सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और किसी भी हालत में ये सभी चीजों को ढूंढो। हमारे सभी लोगों को इन सभी चीजों को ढूंढने में लगा दो। जब महामंत्री ने महाराज की बात सुनी तब उसने भी अपना सर हिलाते हुए महाराज से बोले, जी महाराज, जैसा आप कहें मैं आज ही सभी को इस काम में लगा देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री ने महाराज के आगे सर झुकाया और वहां से चले गए। इधर जब ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ रुद्र और ध्रुव दोनों फिर से अपनी जगह पर पहुंच गए। अब उन्होंने देर ना करते हुए अपना अभ्यास शुरू कर दिया। वह भी और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। सप्तगिरी गुरुकुल में चयन प्रक्रिया आरंभ होने मुश्किल से सिर्फ 10 महीने ही रह गए हैं और वह नहीं चाहते थे कि वो दोनों शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में जाना चूक जाएं, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपना युद्ध तकनीक सुधारने में और अपना युद्ध स्तर बढ़ाने में लग गए। जहां रुद्र और ध्रुव दोनों शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रुद्र के घर में आचार्य सुमंत और रुद्र की मां सुनीता कुछ गंभीर बातें कर रहे थे। आचार्य सुमंत सुनीता से बोले, क्या आपको पता है वह सभी शक्तिनगर राज्य में पहुंच चुके हैं और उन्हें वह चीज चाहिए जिसकी वजह से हमारा पूरा राज्य नष्ट हो गया।
जब सुनीता ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब उनके चेहरे पर डर और चिंता छा गई। फिर उन्होंने आचार्य सुमंत से पूछा, पर उन्हें उसके बारे में पता कैसे चला? सुनीता की बात सुनकर सुमंत जी बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अब रुद्र और हमें यहाँ शक्तिनगर राज्य में खतरा है और हमें यहाँ से जल्द कहीं और चले जाना चाहिए। तो क्या होगा आगे? आचार्य सुमंत और सुनीता किस बारे में बात करते? रुद्र को किससे खतरा है? क्या रुद्र और ध्रुव भाग ले पाएंगे शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में? और क्या रुद्र का बताया हुआ औषधि ढूंढ पाएंगे शाही परिवार के लोग?